हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। आप सब देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है आप सबके लिए एक क्रैश कोर्स लाया है। और ये क्रैश कोर्स आपको सारे सब्जेक्ट को कंसाइज वे में की पॉइंट्स को निकाल करके आपके लिए ये बनाया गया है। और ये आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जैसा कि जो अपकमिंग हमारे लिए नॉर्सेट भी है, नॉर्सेट 7 आने वाला है हमारा सितंबर के अंदर, साथ ही साथ जुलाई के अंदर हमारी एग्जाम होगी। ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट है, एसजीपीजीआई की भी वैकेंसी है, वो आ चुकी है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट हमारे मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। उसकी जल्दी फॉर्म शुरू होने हो सकता है हो चुके हो, साथ ही साथ जल्दी उसकी एग्जाम होगी, तो उसकी प्रिपरेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जो चल रहा क्रेश कोर्स है, उस क्रेश कोर्स को अच्छे से अटेंड कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो लास्ट क्लास में हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्रैश कोर्स कर रहे थे, उसमें हमने स्केलेटल सिस्टम का डिस्कशन किया था। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा ऑस्टियोपोरोसिस। आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक। तो ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक डिसऑर्डर है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। किसका है? बोन का डिजेनरेटिव मान लो या डीमिनरलाइजेशन। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? एक डीमिनरलाइजेशन डिसऑर्डर ऑफ बोन। ये एक डिसऑर्डर ऑफ बोन, बोन का डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है? डीमिनरलाइजेशन होता है। ठीक है। डीमिनरलाइजेशन होता है, जैसे कि ये यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीमिनरलाइजेशन का मतलब है बोन के अंदर जो बोन की स्ट्रेंथ के लिए कौन से दो मिनरल रेस्पॉन्सिबल होते हैं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे लिए ये आप लोगों के लिए मेरा सवाल है कि बोन के अंदर बोन की स्ट्रेंथ के लिए कौन से दो मिनरल सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देख करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि बोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं जो स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं बोन को, उनमें सबसे पहला आता है एक तो कैल्शियम। कैल्शियम एंड कैल्शियम आएगा, साथ के साथ में क्या आएगा आपका? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। ये दो मिनरल ऐसे मिनरल हैं जो बोन को बहुत ज्यादा, या बोन के लिए, बोन की और टिथ दोनों के लिए हमारी स्ट्रेंथन, बोन की मजबूती के लिए और बोन की और टिथ की मजबूती के लिए हमारे लिए जो सबसे रेस्पॉन्सिबल दो जो मिनरल्स हैं, वो कौन कौन से मिनरल्स हैं? वो दो मिनरल्स हमारे हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है स्टूडेंट। अब कैल्शियम और फॉस्फोरस है, वो क्या करते हैं? बोन के अंदर डिपॉजिट रहते हैं। वो क्या करते हैं? बोन के अंदर डिपॉजिट रहते हैं। जैसे जैसे हम डाइटरी सोर्सेज से कैल्शियम और फॉस्फोरस लेते हैं, ये डाइटरी सोर्सेज से कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या कहाँ चले जाते हैं? एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब, इंटेस्टाइन वगैरह से एब्जॉर्ब होते हैं, वहां से क्या करते हैं? बोन ब्लड स्ट्रीम से सर्कुलेट करते हुए चले जाते हैं बोन के पास। तो बोन इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने आप को स्ट्रेंथन बनाए रखती है। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसा कि आपने पढ़ी होगी। ठीक है, जैसा कि आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ी होगी, ऑस्टियोजेनेसिस की प्रोसेस, जिसके अंदर बोन कंटिन्यूअसली बनती रहती है और टूटती रहती है। ठीक है। जस्ट लाइक हमारी ब्लड की जो सेल्स होती हैं, वैसे ही कंटिन्यूअसली ये चेन है वो चलती रहती है। तो डीमिनरलाइजेशन, अगर किसी इंडिविजुअल को कोई ऑस्टियोपोरोसिस डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसकी बोन के अंदर क्या हो जाता है? डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन का मतलब है जो कैल्शियम और जो फॉस्फोरस इसमें जमा हुए हुए हैं, जो कैल्शियम और जो फॉस्फोरस इसमें डिपोजिट डिपोजिट हो रखे हैं, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कहाँ हो जाते हैं? डीमिनरलाइज, मतलब वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं, बोन के अंदर जाना बंद हो जाता है, इनका डिपोजिशन है वो बंद हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो डीमिनरलाइजेशन का मतलब है जो डिपॉजिट कैल्शियम है, डिपॉजिट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ऑफ बोन, डिपॉजिट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ऑफ बोन इज रिलीज into the circulation, into the journal circulation, into the journal circulation। अब वो जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो बोन के अंदर डिपॉजिट था, वो अगर सर्कुलेशन के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा? बोन के अंदर तो कमी हो जाएगी, लेकिन हमें वहां पे हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया, ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं स्टूडेंट। ये दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलेगी डीमिनरलाइजेशन की
प्रोसेस जब बोन की डिमिनराइजेशन की प्रोसेस जब बढ़ जाती है तो उस कंडीशन के अंदर। ठीक है? तो हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, जो मिनरल डेंसिटी होती है, क्या है? डि बोन ऑस्टियोपोरोसिस बोन डिजीज़, बोन मिनरल डेंसिटी एंड बोन मास डिक्रीज़, बोन मास बीएमडी, बोन मास डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो गई है, बोन मास डेंसिटी, ठीक है? बीएमडी बोलते हैं इसको, बीएमडी, बीएमडी का मतलब हो गया बोन मास डेंसिटी। बोन मास डेंसिटी है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? कम हो जाती है। बोन मास डेंसिटी कम कैसे हो गई? वो ऐसे हो गई क्योंकि पहली लाइन के अंदर हमने बता रखा है कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर कैसे क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन होता है। डीमिनरलाइजेशन का मतलब वहां पर जो डिपॉजिट कैल्शियम और जो फास्फोरस था वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, वो जनरल सर्कुलेशन में आया, सर्कुलेशन से देख, सर्कुलेशन ने देखा, बॉडी ने देखा ये तो ज्यादा हो रहा है, तो बॉडी ने क्या किया, उसको रीनल सिस्टम के साथ उसको एक्सक्रिएट कर दिया। तो स्टूडेंट्स मेरा ये बताना है आप लोगों को कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन का डिसऑर्डर है और जो जिसके अंदर क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है और उसकी वजह से बोन की जो मिनरल डेंसिटी है, बोन मास डेंसिटी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बोन मास डेंसिटी कम हो गई तो बोन के अंदर क्या शुरू हो जाएंगे, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अभी हमने बात की थी कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हमारी बोन की मजबूती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मिनरल्स थे। अब वही मिनरल्स अगर दोनों मिनरल्स अगर बाहर निकल गए, वही दोनों मिनरल्स अगर अब बाहर निकल गए, बाहर चले गए, सर्कुलेशन में आ गए, बोन के अंदर क्या होगी, कमी। तो बोन क्या हो जाएगी, बोन बिकम फ्रेजाइल, बोन बिकम फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है बस थोड़ा सा जोर लगाओगे टूट जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा भी फोर्स है वो सहन नहीं कर पाती है, तो वो है एक कंडीशन जिसे बोलते हैं अपन फ्रेजाइल बन जाती है। ठीक है, बोन बिकम फ्रेजाइल, बोन फ्रेजाइल बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है कि ये इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज बोन स्ट्रेंथ एंड, जो बोन स्ट्रेंथ है, फ्रेजाइल हो गई बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने की वजह से रिस्क बढ़ जाता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। डेफिनेट है कि अगर बोन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो थोड़ा सा भी फोर्स, अगर आउट एक्सटर्नल फोर्स, थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से बोन क्या हो सकती है, टूट सकती है, डैमेज हो सकती है, और उसी को हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इज इंक्रीज। पैथोलॉजिकल जो फ्रैक्चर होता है उसका जो रिस्क होता है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली ये 30 साल के बाद, जब किसी इंडिविजुअल की एज है वो 30 ईयर है उसके बाद होता है। ठीक है, बट अगर इसकी प्रोग्रेस है रैपिडली, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तो होता है एज है 30 ईयर और एक हो गया पोस्ट मोनोमेनोपॉजल वुमेन, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर ये भी देखने को मिलता है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर भी ये देखने को मिलता है। तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में ये देखने को क्यों मिलता है? ठीक है, पोस्ट मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर ये देखने को इसलिए मिलता है स्टूडेंट क्योंकि इन ड्यूरिंग इन मेनोपॉज, मेनोपॉज कब आता है, ये भी एक एमसीक्यू है। ठीक है, मेनोपॉज की जो एज है वो है 40 to 45 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 45, 40 के बाद आ सकता है, 45 तक आ जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली, और कईयों में ऐसा होता है कि 45 से जो ज़्यादा एज की हैं उनके अंदर मेनोपॉज है वो हो जाता है। ठीक है जी, तो हम ये मानते हैं कि 40 to 45 के अराउंड मेनोपॉज की कंडीशन है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब मेनोपॉज आता है, मेनोपॉज, जब मेनोपॉज आ रहा है स्टूडेंट तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, मेनोपॉज की कंडीशन के अंदर जो ओवेरीज हैं, ओवेरीज स्टॉप द ओवुलेशन, ओवेरीज क्या कर देगी, स्टॉप द ओवुलेशन, वो क्या करती हैं, ओवुलेशन को बंद कर देती हैं। वो क्या करती हैं, ओवुलेशन को बंद कर देंगी। अब ओवुलेशन को अगर बंद कर दिया गया है तो ओवुलेशन अगर बंद हो गया तो एस्ट्रोजन का, हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह हैं वो नहीं बनेंगे, तो वहां पर क्या होगा, एस्ट्रोजन है वो नहीं बनेगा, एंड एज अ रिजल्ट दैट रिजल्ट इन
दैट रिजल्ट इन, और रिजल्ट क्या रिजल्ट होगा? डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन का जो लेवल होगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यही है पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में ऑस्टियोपोरोसिस के ज़्यादा होने का कारण। आप सब देखते हैं कि एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो हार्मोन क्या करते हैं? ओवेरी को स्टिमुलेट करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो क्या करवाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एफएसएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो क्या करवाता है? जो इमेच्योर ओवम होते हैं ओवेरी के अंदर, जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, उन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, और 1 मंथ एवरी मंथ क्या करता है? एक फॉलिकल को वो क्या करवा देता है? मैच्योर करवा देता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ओवुलेशन के रेस्पॉन्सिबल है। ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो सिर्फ और सिर्फ मैच्योरेशन करवाएगा, मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स। मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स इन ओवेरी। ठीक है। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, एलएच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। ओवुलेशन, ये ओवुलेशन का काम करवाता है। ये क्या काम करवाते हैं? ओवुलेशन का काम करवाते हैं। तो जब मैच्योर हो जाता है तो वहां से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और अब मान लीजिए इन मेनोपोस्ट मेनोपोजल वुमन, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के अंदर फॉलिकल्स का एलएच और एफएसएच का लेवल भी क्या हो चुका है? कम हो चुका है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो कम हो गया। तो यहाँ क्या नहीं होगा? ओवरी के अंदर जो ओवम है वो खत्म हो चुके हैं, वो ओवम नहीं बन रहे। वो जो इमेच्योर ओवम थे वो भी खत्म हो चुके हैं। तो अब ओवम ओवम नहीं बन रहा है। मेच्योर ओवम कहाँ से बनेगा? मेच्योर ओवम नहीं बनेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो वहाँ पे बोन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है, क्योंकि एस्ट्रोजन है वो भी हेल्प करता है बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को डिपॉजिट होने के लिए। आई होप आपको ये जो थोड़ी बहुत रामायण से मैंने बताई आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस के कोजेज कौन कौन से हैं? तो पहला कोज तो हमारा है, पहला जो इंपॉर्टेंट कोज है स्टूडेंट्स, पहला जो इंपॉर्टेंट कोज है डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल इन, डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल किस में हो रहा है? पोस्ट मेनोपोजल वुमन के अंदर। पोस्ट मेनोपोजल वुमेन्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है वो कम हो जाता है। किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होता है तो वहाँ पे आपको बोन का डिमिनरलाइजेशन देखने को मिलेगा। बोन का डिमिनरलाइजेशन होगा तो वहाँ पे क्या होने के चांसेस है? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है किसके अंदर आते हैं? आपके ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से मोस्ट कॉमनली पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है वो देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वन है हमारा जो कोज है उसमें है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं? ये क्या करते हैं फ्रेंड्स? डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या कर रहे हैं? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये क्या करते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था इंटेस्टाइन पे, उसको क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। उस एब्जॉर्प्शन का ये क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बोन बोन के अंदर जिसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी होती है। कमी होगी तो बोन, अगर बॉडी के पास कैल्शियम और फॉस्फोरस आ ही नहीं रहा, एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम में ही नहीं आ रहा, तो बॉडी क्या करेगी? जहाँ है वहां से उठाना शुरू करेगी, तो वो डिमिनरलाइजेशन शुरू कर देती है बोन का, उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो यह भी एक कंडीशन है, मतलब prolonged use of corticosteroids is also responsible for डिमिनरलाइजेशन या ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन के लिए। साथ के साथ ये क्या करते हैं? डिक्रीज सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन, डिक्रीज सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन। ये सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन को भी क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं? सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन को भी क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स आते हैं वो देखिएगा स्टूडेंट। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, उन सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट वन आता है पेन इन लो बैक स्पाइन। पेन इन लो बैक स्पाइन, पेन इन लो बैक स्पाइन। लो बैक स्पाइन के अंदर पेन क्यों होगा? क्योंकि मोस्ट कॉमनली जब हम स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर रहते हैं तो सबसे ज़्यादा वेट जो हमारी बॉडी का बियर करता है, टॉलरेट करता है, उठाता है, वो कौन है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में भी स्पाइन
स्पाइनल स्पाइनल वर्टिब्राज होते हैं, स्पाइनल जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा जब वो होते हैं, और उनमें भी कौन से वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रा। ठीक है, मोस्ट कॉमनली कहाँ होगा, लंबार रीजन में। आपके लंबार रीजन के अंदर पेशेंट को क्या फील होता है स्टूडेंट्स, पेन फील होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सबके लिए, जिसका हमें ध्यान रखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा पेन होता है, लो बैक पेन होता है। ठीक है, लोअर बैक स्पाइन के अंदर पेन होता है। नेक्स्ट वन है काइफोसिस और डॉगरीज हम। काइफोसिस और डॉगरीज हम का मतलब होता है एक इंडिविजुअल होता है ऐसे, तो उसको ऐसे कुब्बड़ सा निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई कुब्बड़ सा निकल जाता है, तो ये होता है काइफोसिस। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, किसके अंदर है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपके ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। ठीक है, आई होप आपको याद रहे, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ इस डिजीज से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन आता हो तो, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि ऑस्टियोपोरोसिस का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, देखो हमने अभी बात की थी कि हमने अभी एक पूरा रामायण जैसा, महाभारत जैसा पढ़ा है कि ऑस्टियोपोरोसिस का मेन रीजन क्या था, मेन रीजन था डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन का मतलब है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो बोन की स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, आर रिलीज फ्रॉम बोन, बोन टू बोन टू जनरल सर्कुलेशन, बोन टू जनरल सर्कुलेशन। वो कहाँ चले जाते हैं, बोन टू जनरल सर्कुलेशन के अंदर चले जाते हैं। और जनरल सर्कुलेशन के अंदर जाने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यही करना होगा स्टूडेंट, जो डीमिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस है, हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो डीमिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस है, मतलब जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो बोन से बाहर निकल रहे हैं, बोन के में डिपॉजिट होने चाहिए थे, स्ट्रेंथ देते, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बोन के बाहर निकल रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना है स्टूडेंट, रोकना है। मतलब बोन की जो डीमिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस है, उसे हमें क्या करना है, रोकना है। उसको हम रोकेंगे, अगर हम उसको रोक लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम जो डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस है उसको स्टॉप करेंगे, तो बोन को हम स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवा पाएंगे। अब मान लीजिए हमारा इस पे तो जोर नहीं चल रहा है कि डीमिनरलाइजेशन, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कैल्शियम इंटेक। हम कैल्शियम के इंटेक को बढ़ा देंगे, 1500 mg पर डे, 1500 mg पर डे हम कैल्शियम के इंटेक को इंक्रीज कर देंगे, कैल्शियम के इंटेक को इंक्रीज कर देंगे। ध्यान रखने वाली बात है, अगर कैल्शियम का इंटेक अगर आप बढ़ा रहे हो, तो वहां पे कैल्शियम से कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट के स्टोन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। कैल्शियम एसीटेट अगर आप कैल्शियम का ज़्यादा दे रहे हो, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट के अंदर स्टोन फॉर्म ना हो जाए। ठीक है, दूसरा है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि हमने अभी अभी ये पढ़ा है कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से क्या हो रहा था, बोन का डिमिनराइजेशन या ऑस्टियोपोरोसिस की एक ईटियोलॉजी है। क्या है, हार्मोन, मतलब एस्ट्रोजन की जो कमी होगी वो ऑस्टियोपोरोसिस कोज कर सकती है। तो अब हमें क्या करना है, हम बाहर से हार्मोन रिप्लेसमेंट दे देते हैं। जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है जिनके अंदर एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम बाहर से हार्मोनल रिप्लेसमेंट, ठीक है, बाहर से मतलब जो हमारे पास सिंथेटिक एस्ट्रोजन की जो प्रिपरेशन है वो हम क्या कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, और मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स को हम दे सकते हैं, और उनको उसके डिजीज से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कैल्सिटोनिन एंड बिसफॉस्फेट टू प्रिवेंट बोन रीअब्जॉर्प्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये भी एक इम्पोर्टेंट ड्रग है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है स्टूडेंट, ध्यान में रखिएगा, वेरी मोस्ट। एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है कि विच ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्सिटोनिन बिस फॉस्फेट ड्रग है, वो हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम को बोन में जमा कर देता है, कैल्शियम को बोन में जमा कर देता है। तो कैल्सिटोनिन देना है, बिस फॉस्फेट हमें इसलिए देना है, ये क्या करेगी, इंक्रीज फॉस्फोरस, इंक्रीज फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन,
ये क्या करती है, फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, बढ़ाती है। और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो एब्जॉर्ब्ड फॉस्फोरस होगा वो जा करके हमारी बोन और टिथ के अंदर डिपॉजिट होगा और उनको क्या करेगा, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स ये है मेरा आज का ट्रीटमेंट जो मैंने बताया अभी ऑस्टियोपोरोसिस का, कि कैल्सीटोन इज बिसफॉस्फेट टू प्रिवेंट द बोन रीअब्जॉर्प्शन। तो मैंने आपको इनका रीजन बता दिया कि ये क्यों देते हैं। ठीक है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम सिंथेटिक प्रिपरेशन देंगे एस्ट्रोजन की, ताकि जो एस्ट्रोजन उसका लेवल मेंटेन हो सके। एस्ट्रोजन क्या करेगा, हेल्प करेगा बोन के मिनरलाइजेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम का इंटेक बढ़ा दो। ठीक है, कैल्शियम का इंटेक बढ़ा देंगे हम 1500 mg पर डे से, पर डे तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं हम। लेकिन हमें ध्यान रखना है जब हम पेशेंट के अंदर कैल्शियम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उस समय हमें ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि कैल्शियम एसिटेट के स्टोन भी बहुत जल्दी बनते हैं, आपके गोल ब्लेडर में बन सकते हैं। ठीक है, गोल ब्लेडर मतलब जीबी, जीबी मतलब गोल ब्लेडर, और हो सकता है वो आपके किडनी के अंदर ही बन सकते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम कैल्शियम दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो उस समय ये भी ध्यान रखना है कि हमें पेशेंट को स्टोन फॉर्मेशन से भी बचाना होगा। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्लासें वो समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अपना रेब्डोमायोलाइसिस, रेब्डोमाइलोसिस, रेब्डोमाइलोसिस। नाम से ही पता चल रहा होगा रेब्डोमाइलोसिस होता क्या है। ठीक है, तो रेब्डोमाइलोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यू। किसका ब्रेकडाउन होगा, मसल्स टिश्यू का ब्रेकडाउन होगा। रेब्डोमाइलोसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स टिश्यू का ब्रेकडाउन होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, मसल टिश्यू को आप जब ब्रेकडाउन कर रहे हो तो एक प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन। एक प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन, वो क्या हो जाती है, रिलीज इन जनरल सर्कुलेशन। अगर मसल्स टूट गई, मसल्स का ब्रेकडाउन हो गया तो ये मायोग्लोबिन क्या करेगी, जनरल सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है। रिलीज इन रिलीज इन जर्नल सर्कुलेशन, रिलीज इन जर्नल सर्कुलेशन। जो मायोग्लोबिन है वो रिलीज हो जाती है जर्नल सर्कुलेशन। तो ये मायोग्लोबिन हमारी किडनी वगैरह को भी डैमेज कर सकती है। ठीक है, ठीक है, दैट रिलीज है डैमेजिंग प्रोटीन। जो प्रोटीन रिलीज होगी वो कौन सी प्रोटीन है, मायोग्लोबिन इन द ब्लड। तो मसल्स टिश्यू के ब्रेकडाउन से जो प्रोटीन मायोग्लोबिन रिलीज हो रही है, और ये मायोग्लोबिन भाई रेब्डोमायोलाइसिस के अंदर हो क्या रहा है, रेब्डोमायोलाइसिस के अंदर यही तो हो रहा है कि मसल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब मसल्स का ब्रेकडाउन होगा तो वहां से मायोग्लोबिन निकलेगी। सीधा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर मसल्स ब्रेकडाउन होगी तो वहां से मायोग्लोबिन निकलती है, और ये मायोग्लोबिन अगर जनरल सर्कुलेशन के अंदर जाती है तो ये किडनी के पास जाकर के उसको भी डैमेज कर सकती है। तो मायोग्लोबिन कैन डैमेज द किडनी, ये भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आप लोगों को MCQ मिल सकता है। ठीक है, MCQ आप लोगों को यहाँ से मिल सकता है कि रेब्डोमाइलोसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स। मसल्स के ब्रेकडाउन से कौन सी प्रोटीन बाहर निकलती है, मायोग्लोबिन प्रोटीन बाहर निकलती है, और ये मायोग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है, किडनी को डैमेज कर सकती है। ये मायोग्लोबिन प्रोटीन क्या कर सकती है, किडनी को भी डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि मायोग्लोबिन है वो, सॉरी, जो मायोग्लोबिन है वो किस प्रकार से, वो किस प्रकार से जब डैमेज कर रही है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है जब प्रोड्यूस होंगे। तो जब मान लीजिए हमारी बॉडी से मसल्स है वो डैमेज हो रही है, तो मसल्स पेन होना स्वाभाविक है। कॉमन सेंस की सी बात है कि मसल्स अगर बीमार है, मसल्स अगर डैमेज हो रही है तो डेफिनेट है कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर हमें मसल्स पेन फील होंगी, वीकनेस फील होंगी, स्वेलिंग आ जाएगी। वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, वॉमिटिंग है, कंफ्यूजन है। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और रेब्डोमायोलाइसिस का एक क्लासिकल साइन डार्क रेड और कोला कलर यूरिन, ये इसका एक क्लासिकल साइन है, ये आपको याद रखना है। MCQ यहाँ से आता है, ये इसका रेब्डोमाइलोसिस का क्लासिकल साइन है। ये क्या है, एक क्लासिकल साइन है। स्टूडेंट्स, क्लासिकल साइन का मतलब है जो इंपॉर्टेंट साइन जहाँ से आप लोगों को MCQ भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको पेशेंट एज ए हिस्ट्री के तौर पे ये बताता है कि मेरे को डार्क कलर यूरिन आ रहा है या कोको कोला कलर का यूरिन आ रहा है, तो इस प्रकार का अगर कुछ बताता है तो इसका मतलब है पेशेंट के अंदर मायोग्लोबिन है, उसका लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि मसल्स के ब्रेकडाउन की वजह से हो सकता है। अब मान लीजिए मायोग्लोबिन है, उसने क्या किया, हम बता रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कि किडनी को डैमेज
कर सकती है। वो मायोग्लोबिन क्या कर सकती है, किडनी को डैमेज कर सकती है। तो अगर वो किडनी को डैमेज कर रही है तो वहाँ पे यूरिन आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डैमेज किडनी, डैमेज किडनी, किडनी के डैमेज की वजह से अब किडनी वगैरह डैमेज होगी तो मसल्स स्टिफनेस है और टेंडरनेस है। मसल्स के अंदर तो प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे स्टिफनेस और टेंडरनेस भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट, कि किस प्रकार से हमें ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर आप देखो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट में सबसे पहला काम क्या करना है। जब हमारे पास रेब्डोमाइलोसिस का पेशेंट आता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट इंट्रावीनस क्रिस्टलोइड टू प्रमोट जीएफआर। हमें यहाँ पे यूज करना है क्रिस्टलोइड फ्लूइड, कोलोइड नहीं यूज करना है, क्रिस्टलोइड फ्लूइड यूज करना है। क्रिस्टलोइड फ्लूइड यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, जीएफआर बढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मल जीएफआर कितना होता है, 125 ml पर मिनट, 125 ml यूरिन पर मिनट, मतलब किडनी छान देती है, इतना ब्लड को फिल्टर कर देती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखता है। ठीक है, दूसरा जीएफआर बढ़ानी है। अब जीएफआर बढ़ाने का पर्पज क्या है, ताकि जो मायोग्लोबिन प्रोटीन थे वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाए, और वो अगर यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगी तो वो हमारे किडनी को डैमेज कम से कम करेगी। अब अगर वहां पे जीएफआर ही कम है, हमने अभी देखा किडनी डैमेज हो रही है लेकिन वो यूरिन नहीं बनाई, डैमेज हो गई, यूरिन नहीं बनाया, यूरिन नहीं बनाया तो जितनी भी मायोग्लोबिन बनी थी वो सारी की सारी मायोग्लोबिन क्या करती है स्टूडेंट्स, किडनी को और डैमेज करने पे लगी रहती है, उसको रिकवर होने नहीं देती है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, क्रिस्टलोइड फ्लूइड देना है, ताकि उससे जीएफआर बढ़ेगा। जीएफआर बढ़ेगा तो जो प्रोटीन या जो वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट हो रखे थे ब्लड के अंदर वो सारे के सारे यूरिन के साथ बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट वन हम डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स क्यों देंगे, टू प्रोमोट यूरिनेशन, टू प्रोमोट यूरिन फॉर्मेशन। हम क्या करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डायूरेटिक्स देंगे। अगर हमारे ये सारे मेथड फेल हो जाते हैं तो लास्ट मेथड बचता है हमारे पास डायलाइसिस का। लास्ट मेथड हमारे पास बचता है डायलिसिस। डायलिसिस क्यों करते हैं, टू फिल्टर द ब्लड। डायलिसिस क्यों करते हैं, टू फिल्टर द ब्लड। ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का डायलिसिस करना पड़ेगा। अगर डायलिसिस नहीं करते हैं तो पेशेंट की बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अक्यूमुलेटेड होते रहते हैं, वो और जो सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं या जो और अदर ऑर्गन्स हैं, अदर वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको वो डैमेज कर सकते हैं। आया समझ में आप लोगों को, आई होप आप लोगों को रेब्डोमायोलाइसिस का ट्रीटमेंट है वो समझ में आया हो। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेट उसका आंसर करूँगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्रैश कोर्स की क्लासेस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।